आज देखेंगे कंपनी एक्ट का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस। पहले जो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है पहले उसको देखेंगे और फिर केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका व्हाट इज मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील, पहले कॉरपोरेट व्हील होता क्या है? कॉरपोरेट व्हील होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये ऐसा व्हील होता है, एक ऐसा वाल होता है जो सेपरेट कर देता है मेंबर्स को, जिससे अगर कंपनी गलती करती है या कंपनी पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट होता है तो मेंबर्स पे लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होता। ये होता है कॉरपोरेट विल। यानी कि कॉरपोरेट विल सिंपल सा मतलब है, अगर कंपनी ने कुछ गलती की है तो कंपनी पर्सनली लायबल हो जाता है, मेंबर ने गलती किया है तो मेंबर लायबल होता है, यानी कि दोनों को सेपरेट माना जाता है। तो ये होता है कॉरपोरेट विल। ये ऐसा एक वाल होता है जो सेपरेट कर देता है एक मेंबर्स को और कंपनी को। अगर कंपनी गलती करती है तो कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होती है, मेंबर्स नहीं। लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट विल का मतलब हुआ कि कब कब गलती कंपनी करेगी तो गलती मेंबर्स का भी मान लिया जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है कि कंपनी और मेंबर एक मान लिए जाते हैं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब है, कॉर्पोरेट विल मतलब मेंबर्स अलग कंपनी अलग, लेकिन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल मतलब कि मेंबर्स और कंपनी दोनों एक ही मान लिए जाएंगे। अगर गलती कंपनी ने की है तो मेंबर्स भी लायबल होंगे। तो कौन कौन से केसेज हैं? तो केसेज वो हैं, सिंपल सा समझिए। अगर कंपनी अच्छे से चल रही है, कुछ भी अगर गलती कंपनी अपने अथॉरिटी के अंदर लीगल वे में कर रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कंपनी। अगर कंपनी ने विद इन अथॉरिटी गलती किया तो कंपनी। लेकिन कुछ कुछ केसेस हैं जहाँ पे अगर कंपनी गलती करती है तो लायबल हो जाते हैं मेंबर। तो यही कहता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो कब होते हैं? तो देखिए, अगर आप क्या लिखा, देयर आर द केसेस वेयर कंपनी लो डिसरिगार्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। यहाँ पे डिसरिगार्ड हो जाता है। यहाँ पे देखिए सिंपल वही क्वेश्चन का और कर दिया है, मतलब इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि जहाँ पे डिसरिगार्ड कर दिया जाता है पर्सनालिटी को और डिस्टिंक्शन को अलग मान लिया जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों को सेम मान लिया जाता है। किसको? शेयर होल्डर्स को और जो कंपनी है, दोनों को सेम मान लिया जाता है। तो ये और कर दिया है, यानी कि सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो। आगे केस बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सिंपल लिफ्टिंग ऑफ व्हील मतलब आप समझ गए कि एंटिटी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रह जाता और कंपनी की गलती मेंबर्स की भी गलती मान ली जाती है। कब होता है? जब जब देखिए केसेस टू डिटरमाइन द कैरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जब आप कंपनी के कैरेक्टर्स, उसके नेचर, आप ट्रेड कर रहे हैं किसी इनेमी के साथ, ठीक है, तो उसके नेचर को जब आप चेंज करने की कोशिश करते हैं, डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं खुद से, तब जो है कंपनी तो लायबल होगी होगी, उसके मेंबर्स भी लायबल हो जाते हैं। यानी कि जैसे पार्टनरशिप फर्म में पढ़े थे तो वैसा यहाँ पे भी ये आ जाता है। 1 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया एक पहला कि अगर आप इनेमी के साथ किसी भी प्रकार का ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी इनेमी मतलब क्या है, जो दुश्मन। मान लीजिए इस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ये इंडिया का है, अब किसी फॉरेन कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड, और वहाँ का जो कंट्री है, वहाँ जो है वो इनेमी कंट्री है हमारी, तो उसके साथ अगर कुछ संबंध है आपका तो आपका मान लिया जाएगा कि आप और कंपनी दोनों लायबल हैं। आपको बंद किया जा सकता है, दोनों को लायबल कर दिया जाएगा, आपकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी एक इनेमी कंपनी आप बना रखे हैं। अगला, कंपनी इज फॉर्म टू इवेड टैक्सेज। अगर आप टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे, आप कंपनी बनाएं, और क्यों बनाएं? ताकि आप टैक्स बचा सकें। अब मान लीजिए 2.5 लाख से ऊपर जो है वो टैक्स लगता है, आपकी अर्निंग 2.5 लाख है, आपको पता है कि 2.5 लाख से ऊपर जो है टैक्स लगेगा, आपने बहुत सारे सब्सिडरी क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे टैक्स जो है वो आप बचा सकें। मतलब मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं उनके आइज़ में कुछ गलती कर रहे हैं आप कंपनी के थ्रू, तो कंपनी भी लायबल और आप भी लायबल। तो कॉर्पोरेट विल थ्योरी यहाँ पे हट जाता है। कॉर्पोरेट विल थ्योरी क्या कहता था कि आप लायबल नहीं होंगे अगर कंपनी ने गलती की है, लेकिन अगर आप टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे कंपनी में तो आप भी लायबल हो जाएंगे और कंपनी भी लायबल होगी। कंपनी इज फॉर्म टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। अब कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जो हर कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। अगर उस चीज़ को आप अवॉइड करके चलेंगे, यानी कि उस लीगलिटी को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप और कंपनी दोनों लायबल हो जाएंगे। अगर आपने सब्सिडरीज फॉर्म किया है, खुद ही एक कंपनी आपका, और उसके ही सब्सिडरी क्रिएट कर रखे हैं आप, बहुत सारी कंपनी छोटे छोटे जो कि एज एन एजेंट काम कर रही है, तो इस केस में क्या होगा, एज ए प्रिंसिपल कंपनी जो आपका कंपनी है वो और बाकी सारे कंपनी सारे लायबल हो जाएंगे। किस चीज़ के लिए? इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब यहाँ पे भी वही है कि सेपरेट आप नहीं रह पाएंगे, आप और कंपनी सभी लायबल हो जाएंगे।
तो आप जो है वो क्या कहते हैं सब्सिडरीज क्रिएट नहीं कर सकते। किस चीज़ के लिए? टू एक्ट्स एज एन एजेंट, खुद के ही एजेंट के लिए खुद की ही कंपनी खोल रखे हैं नहीं। कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड, अगर किसी फ्रॉड करने के लिए आपने कंपनी फॉर्म कर रखा है या फिर लॉ को डिफीट करने के लिए कंपनी खोल रखा है। लॉ को डिफीट करना मतलब लॉफुल एक्ट न करने के लिए आपने कोई कंपनी खोल रखा है। तो अगर जब भी कंपनी पे केस होगा तो आप भी लायबल, कंपनी भी लायबल, सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। टू डिटरमाइन द टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ द कंपनी, अगर टेक्निकल जो कॉम्पिटेंस होती है उसके जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि मान लीजिए भाई कंपनी है, ठीक है, वो क्या होता है? वो एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, इंसान ही तो उसको क्रिएट करता है। तो इसको आप जज नहीं कर सकते। किसके बेस पे? कॉम्पिटेंस के बेस पे और एक्सपीरियंस के बेस पे। अब आप उसको जज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, उसके पर्सनालिटी के तहत, जैसे एक ह्यूमन बीइंग रहता है उस तरीके से। तो यहाँ पे आप जो है वो लेवल हो जाएगा, वो एक आर्टिफिशियल है और इट कैन नॉट बी जज्ड फॉर द कॉम्पिटिशन्स एंड एक्सपीरियंस। ये सब आप जज नहीं कर सकते किसी कंपनी का। अगर ये चीज़ आप कर रहे हैं तो कंपनी भी लेवल और आप भी लेवल, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कंपनी कॉर्पोरेट विल थ्योरी क्या कहती है। कॉर्पोरेट विल थ्योरी फिर से सुन लीजिए क्या कहती है कि कंपनी और मेंबर्स दोनों अलग चीज़ हैं। अगर कंपनी ने गलती की है तो मेंबर्स लायबल नहीं होंगे। अब इस चीज़ का फायदा उठाकर कुछ शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स के ये वो लोग क्या करते हैं, कंपनी से गलत करवाने की कोशिश करते हैं। उन्हें तो पता है कि अब केस होगा तो कंपनी फंसेगी, मैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी को फॉलो करूँगा, मैं बच जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ केसेस हैं जहाँ पे लिफ्ट हो जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कॉर्पोरेट लीगल थ्योरी, और मेंबर्स भी लायबल हो जाते हैं। तो सारे केसेस हमने देख लिए। सेकेंड नाम चेक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का भी हो जाएगा। अब सेकेंड, डिफाइन ओपीसी। अब ओपीसी क्या है? देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग, आगे हम केस बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, आगे केस बेस्ड क्वेश्चन भी होगा। तो ओपीसी किसे कहते हैं? वैसी कंपनी जो जिसके पास सिर्फ एक मेंबर हो, एक ही मेंबर, तो उसे कह देते हैं ओपीसी सिंपली। और क्या बोल रहा है कि कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एनपीओ। देखिए, क्या ये एनपीओ में कन्वर्ट हो सकता है? ये प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है। एक चीज़ आपको लिखना होगा कि देखिए, यहाँ पे आपको तो लिखना है कि ओपीसी और इसके रूल्स रिगार्डिंग इट्स मेंबरशिप के, इसके मेंबर्स क्या होते हैं। तो मेंबर तो एक ही होगा। इसमें एक आपको नॉमिनी को जो है वो उसको भी दिखाना पड़ता है अपने मेमोरेंडम में कि हाँ मेरा ये नॉमिनी है। प्लस रजिस्ट्रार जो होता है उसके पास जैसे कंपनी सब कुछ सबमिट करती है वैसे आपको भी सबमिट करनी है। और क्या ये एनपीओ में कन्वर्ट हो सकती है? तो नहीं हो सकती। देखिए, ये जो है प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है लेकिन एनपीओ में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8, वही बात है, सेक्शन 8 में नहीं हो सकती। लेकिन प्राइवेट कंपनी में वो कन्वर्ट हो सकती है। कब? जब उसका पेड अप शेयर कैपिटल मतलब ज़्यादा हो जाए, एक स्मॉल कंपनी से ज़्यादा हो जाए। कब? यहाँ 50 लाख लिखा है लेकिन आपको पता है कि ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, 4 करोड़ तक जा चुका है। देख लिया ऊपर, ओपीसी वाला था सिंपल। अब देखिए लिमिटेशंस क्या क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंड्योर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंड्योर मैनेजमेंट क्या कहता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो पावर्स और अथॉरिटी एक कंपनी के जितने भी इम्प्लॉइज़ हैं या फिर जितने भी वहाँ पे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सबको जो पावर गिवन है वो आउटसाइडर्स को नहीं पता होता। तो अगर आउटसाइडर ने कुछ भी अगर आपके साथ साइन किया है और उनके मेंबर्स, आपके मेंबर्स या फिर आपके जो इंटरनल्स वर्कर्स हैं, उनको ये ना जानकर कि उनके पास कितना अथॉरिटी है, अगर कुछ सप्लाई कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, तो मान लिया जाएगा कि कंपनी को ही पेमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ इंड्योर मैनेजमेंट कहता है कि आउटसाइडर्स लायबल नहीं होंगे, सारे इंटरनल अफेयर्स के लिए कंपनी लायबल होगा। अब इसके भी एक्सेप्शन है, अगर कंपनी के साथ खुद इंटरनल वाले ही गलत कर देंगे तो कंपनी भी लायबल नहीं होती। तो ये कहता है लिमिटेशंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि कंपनी लायबल होगी अगर किसी आउटसाइडर्स के साथ अगर ये फ्रॉड की है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल अफेयर्स, ठीक है, इंटरनल किसी पावर्स ये सब को लेकर अगर कुछ केस हुआ है तो कंपनी लायबल हो जाएगा। लेकिन इसके भी लिमिटेशंस हैं। सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी और निग्लिजेंस। अब जरा सा सोचिए कि आउटसाइडर, पहला ये क्या था, पहला एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। मैं एक आउटसाइडर हूँ, मैं कंपनी के पास आया, मुझे पता है कि इस इंसान के पास इतना अथॉरिटी नहीं है पेमेंट लेने का और मुझे कंपनी को पे करना था, बट स्टिल सब कुछ जानते हुए मुझे पास नॉलेज था इस चीज़ का, इरेगुलरिटी का, फिर भी हमने पेमेंट कर दिया। तो अगर हम कंपनी के साथ डील करें, हमें पता है कि कंपनी की का जो मेंबर जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसको इतनी अथॉरिटी नहीं है और फिर भी मैं दे रहा हूँ, तो लायबल कौन हो जाऊँगा? मैं हो जाऊँगा। यानी कि यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लॉ नहीं फुलफिल करेगा। क्यों नहीं फॉलो करेगा?
क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब है कि इंटरनल प्रॉब्लम होगा तो सामने वाला लायबल नहीं होगा, हम कंपनी लायबल होंगे। लेकिन जब इंटरनल आपको पता है कि प्रॉब्लम है, इसको उतना अथॉरिटी नहीं है, फिर भी जानते हुए भी अगर आपने गलती की है तो आप लायबल हो जाएंगे। दूसरा, सस्पिशियसनेस ऑफ इरेगुलरिटी, अगर आपको लग भी रहा है थोड़ा सा कि हाँ यहाँ पे इस इंसान के पास पावर नहीं, ऊपर में तो एक्चुअल था कि आपको पता था कि सामने वाले के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप उसको जो है वो एडवांस पेमेंट करें, कंपनी को करना है और आप उस मेंबर को कर रहे हो उसको, लेकिन वहाँ का जो मेंबर है उसके पास उतनी अथॉरिटी नहीं है, आप जान रहे थे फिर भी पे कर दिए, तो लायबल कौन होगा? आप होंगे। दूसरी चीज़, आपको लग रहा है कि इसके पास पावर नहीं है, सस्पिशियसनेस हो रहा है, सस्पिशियसनेस क्रिएट हो रहा है कि वहाँ पे आपको लग रहा है कि इसके पास इतना पावर नहीं है, फिर भी आपने उसके साथ कोई अगर साइन कर लिया या फिर मान लीजिए पेमेंट ही कर दिया, तो यहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। अब टर्कवान रूल जो इंडोर मैनेजमेंट को फॉलो करता है वो यहाँ पे नहीं अवेलेबल रहेगा और लायबल हो जाएंगे आउटसाइडर। फॉर्जरी, अगर किसी प्रकार का आपने फॉर्जरी कर रखा है, अब आउटसाइडर है, अपने कंपनी के साथ कुछ किया और फॉर्जरी किया, फॉर्ज के केस में, तो क्या होगा? आप लायबल होंगे। इंटरनल अफेयर्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा और लायबल नहीं होगा। मतलब समझ गए, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सिंपली यही कहता था ये कि कंपनी ही हमेशा लायबल होगी अगर किसी भी कोई भी अथॉरिटी जो है, कंपनी का कोई अथॉरिटी या फिर कोई अथॉराइज्ड पर्सन के साथ आउटसाइडर ने कुछ पेमेंट किया है तो मान लिया जाएगा कि वो पेमेंट उस अथॉराइज्ड पर्सन को नहीं बल्कि कंपनी को किया गया है। अब उसके पास कितना पावर था, अथॉरिटी था, उससे मतलब नहीं है, कंपनी को किया गया है। लेकिन अगर सामने वाला को ये पता है कि इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, फिर भी आप पे कर रहे हो, आपको पे करना था कंपनी को और आप पे एक पार्टिकुलर आदमी को पेमेंट कर रहे हो उसी कंपनी के और जान रहे हो हर कुछ, तो आप लायबल होंगे। या फिर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं है, फिर भी आप दे रहे हो, सस्पिशियसनेस था आपके पास फिर भी आप दे रहे हो, तो आप लायबल हो गए। या फिर अगर फॉर्जरी का केस है, सीधे फॉर्जरी ही कर रहे हो तो आप ही लायबल हो गए। 1 सेकेंड। फिर नाउ अगर व्हाट इज गारंटी कंपनी, इट इज़ ए टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी का ही एक फॉर्म है गारंटी कंपनी, जिसके लायबिलिटी जो होते हैं ना इसके मेंबर्स के, वो लिमिटेड होता है। और ये चीज़ कहाँ लिखा रहता है? मेमोरेंडम में। और कहाँ तक लिमिटेड रहता है? जब तक वाउंड अप नहीं हो जाए और एसेट सेल नहीं हो जाते। मतलब सोचिए कंपनी है जो अगर बंद हो जाएगी, मान लीजिए ख़त्म हो जाती है, किसी तरह से लिक्विडेट हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? इन लोगों को जो है वो एक कंट्रीब्यूटेड अमाउंट प्रीफर किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है गारंटी कंपनी, जिसमें गारंटी दिया जाता है अमाउंट का। कब? जब सारे एसेट्स सोल्व हो जाएंगे इन द इवेंट्स ऑफ वाउंड अप, ठीक है, जब खत्म हो जाएगी तब। अब सोचिए कि इसका सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी बिटवीन गारंटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो लिमिटेड बाय शेयर तो वो होती है जिसमें जितना आपने शेयर्स खरीद रखा है उतने तक आपका जो है वो अकाउंट, मतलब आप एबल हैं उतने अमाउंट तक। जितना शेयर, लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जितना शेयर्स उतने का आप ओनर, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी मतलब कि लास्ट टाइम के वहाँ पे जो कंपनी खत्म होती है उसके बाद आपको जितना पे हो पाएगा उतना अमाउंट के लिए आप लायबल होते हैं, तो हो जाएगा गारंटीड कंपनी। और लिमिटेड बाय शेयर जो कि जितना शेयर्स है आपके पास उतने के लिए आप लायबल होते हैं, तो लिमिटेड बाय शेयर कंपनी। ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, शेयर में प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट दोनों आ सकते हैं, लेकिन गारंटी है जहाँ पे वहाँ पे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ही होगा। आगे देखिए, मे नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, क्या ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि ये शेयर वाली कंपनी है, ठीक, तो शेयर तो आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे, लेकिन ये गारंटी है तो यहाँ पे शेयर थोड़ी ना आप ट्रांसफ़र कर पाओगे, यहाँ पे तो शेयर्स की कोई ऐसा प्रोविज़न है भी नहीं। लिमिटेड टू अमाउंट गारंटीड, यहाँ पे लाइबिलिटी जो है जितना आपको गारंटी दिया गया है उतने अमाउंट तक आप लायबल होंगे, कुछ भी हो जाएगा तो। लेकिन यहाँ पे अगर आपने शेयर खरीद रखा है और कुछ पेमेंट नहीं किया तो उतने के लिए आप लायबल हो जाते हैं। 1 सेकेंड। खैर, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे केस बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे इसका। व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज क्लोथड विद लीगल पर्सनालिटी। समझ रहे हैं? जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, इनकॉर्पोरेट तो होती है, लेकिन उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसको मिलता है, जिसे उसी को यूज किया है यहाँ पे क्लॉथड यूज करके। इट इज़ क्लॉथड विद अ लीगल पर्सनालिटी, इस चीज़ को बताइए। तो देखिए इस चीज़ में सिंपल आपको ये लिखना है कि कंपनी जो है वो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन के लिए उसको अप्लाई करती है, जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको। इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करने के बाद जो रजिस्ट्रार है
वो आपको विद इन द टाइम आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देती है कि ठीक है इनकॉर्पोरेट हो गया। फिर आप क्या करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेते हैं, मतलब रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और उसके बाद कंपनी फॉलो करती है अपना रूल, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है, मेंबर्स के लायबिलिटी लिमिटेड हो जाता है, और कंपनी आराम से अपना काम करने लगती है, शेयर्स अलॉट करती है, जो भी करना रहता है वो करने लगती है, और कंपनी को एक कॉमन सील भी दे दिया जाता है क्योंकि वो लीगल बन जाता है। तो यही चीज़ कह रहा है कि जब तक कंपनी, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इट इज़ क्लॉथड विद अ लीगल पर्सनालिटी। तो जब रजिस्टर्ड हो जाती है तब ये लीगल पर्सनालिटी होती है। तो यहाँ पे दो टॉपिक लिखिएगा, बिफोर रजिस्ट्रेशन वाला लिख दीजिए कि हाँ इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रार सब कुछ चेक करता है सारी फॉर्मेलिटीज, उसके बाद वो फुलफिल करके सब कुछ सेटिस्फाइड होकर हमें इशू कर देता है कि हाँ आप जाइए इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, हमें सर्टिफिकेट दे देती है। तो यह क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता था, डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकता था कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब बताइए, या फिर इसके इफेक्ट्स बताइए आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्या क्या होता है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, आप खुद सोचिए ना, आपकी कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ही हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कॉमन शेल आ जाएगा कंपनी के पास। तो ये फीचर्स लिखना है कब कब, बिफोर रजिस्टर्ड एंड आफ्टर रजिस्टर्ड, ये चीज़ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए कंपनी जो है डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी बन जाती है, उसके बाद थोड़ा सा लंबा इसको क्रिएट कर दिया, कोई बात नहीं। व्हाट इज स्मॉल कंपनी, देखिए फिर कह रहा हूँ, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 10 मिनट के बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी जाएंगे जो केस बेस्ड होंगे, तो अभी क्वेरी नहीं ले पाऊंगा। ओके, स्मॉल कंपनी, तो अ कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम हो, या 4 करोड़ हो, या फिर 40 करोड़ से टर्नओवर कम हो। ये नया अमेंडमेंट आया है शायद, आप देख लीजिएगा यहाँ पे 50 लाख जो लिखा हूँ ये पुराना वाला है, ये 50 लाख नहीं होगा, यहाँ पे 4 करोड़ हो चुका है शायद, हाँ 4 करोड़, 4 to 40 करोड़, टर्नओवर कितना हो गया, 40 करोड़, टर्नओवर 2 करोड़ लिख दिया यहाँ पे, टर्नओवर जो वो 40 करोड़ हो गया, 4 to 40 करोड़। तो अगर इसके बीच में है, यानी कि टर्नओवर 40 करोड़ तक है और 4 करोड़ तक उसका पेडअप शेयर कैपिटल है, तो स्मॉल कंपनी होगा, और जैसे ही इससे प्रीवेल कर जाएगा तो स्मॉल कंपनी नहीं रह जाएगा। अब डोरमेंट कंपनी किसे कहते हैं, देखिए डोरमेंट कंपनी को सिंपली इसलिए क्रिएट करते हैं ना, जिसमें हम फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स है उस चीज़ को हम लॉन्च कर सकते हैं, कुछ कुछ एसेट्स है जिसको हेल्ड करके रखें कंपनी में। तो इसके लिए कंपनी को क्या होता है, मेन जो कंपनी होती है प्रिंसिपल, उसमें दिक्कतें आती है। क्या दिक्कतें आती है, एसेट्स भी होल्ड करके रखना है, बहुत सारे पेपर्स हैं ये वो, तो इसके लिए क्या होता है, एक डोरमेंट कंपनी क्रिएट किया जाता है। डोरमेंट कंपनी किस लिए, ताकि जो भी आगे आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं या फिर कोई एसेट्स आप रख सकते हैं आगे यूज करने के लिए, कंपनी में लाने के लिए, तो ये सारे उस कंपनी में, मेन कंपनी में ना रख के डोरमेंट कंपनी में रखते हैं। ठीक है, तो ये डोरमेंट कंपनी होती है। डोरमेंट कंपनी समझिए इनएक्टिव कंपनी ही एक तरीके से है, वो एक्टिवली बिजनेस के डे टू डे इंगेजमेंट में नहीं आती। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में आप डिफरेंस समझ सकते हैं, सिंपली बता देता हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो डिफाइंड रहता है। ये चार्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, चार्टर्ड मतलब एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को दिखा देता है, और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी उसको देख सकता है, मैं भी आप भी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जो सिर्फ कंपनी के पास ही होती है, कंपनी इंटरनल अफेयर्स के लिए अपने पास रखते हैं, जिसमें पावर्स, कैपेसिटी, किसके कौन कौन सा काम करेगा, ये सब कुछ डिफाइंड रहता है, यानी कि उसके मेंबर्स के बारे में सब कुछ डिफाइंड रहता है। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जितने पावर्स, कैपेसिटी की बात है, हर एक इंडिविजुअल की ऑब्जेक्टिव की बात है, या उनके पावर अथॉरिटी की बात है, तो वो रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और जो कंपनी की एक्चुअल पावर या ऑब्जेक्टिव है वो रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, सिंपल। हाँ, एमओए कैन नॉट बी अल्टर्ड ईजिली, क्योंकि ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो बार बार आप चेंज तो कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है आपका कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी कंपनी की। वहीं जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है आपका इंटरनल अफेयर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब की कौन सा मेंबर है, क्या काम करेगा, कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसको जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, 3/4 मेजोरिटी लाइए शेयर होल्डर से और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है मेन डिफरेंस। एमओए क्या होता है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मेन ऑब्जेक्टिव आपका डिफाइंड है। वहीं एओए जो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो आपका इंटरनल अफेयर्स को दिखाता है, इंटरनली किसका कितना पावर है क्या है, और इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप फिर बता रहा हूँ, केस स्टडी क्वेश्चन भी आगे देखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट वेदर एनपीओ कैन बी रजिस्टर्ड एज कंपनी अंडर 2013 एक्ट, क्या एनपीओ हो सकती है। तो देखिए पहले आपको डिफाइन करना चाहिए कि एनपीओ है क्या। तो एनपीओ वो कंपनी है जो कि चैरिटेबल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट होती है। सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट होती है। वो हो सकता है आपका किसी भी तरीके से, जैसे
प्रोटेक्शन के लिए या फिर किसी चैरिटी के लिए या किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के किसी भी पर्पज़ के लिए बनी हो, लेकिन फ्री में सब कुछ काम कर रही हो, डिविडेंड डिक्लेयर ना करे, कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ना करे, ये सब करती है, वो एनपीओ होती है। क्या ये रजिस्टर्ड कैन बी रजिस्टर्ड एज, हाँ ये रजिस्ट्रेशन हो सकता है इसका। एनपीओ जो है वो रजिस्टर्ड कंपनी ही है, ठीक है, एक कंपनी के अंदर ही आती है। स्टेट वेदर एनपीओ कैन बी रजिस्टर्ड एज कंपनी अंडर, बिल्कुल सेक्शन 8 में ये रजिस्टर्ड कंपनी माना जाए। इफ सो व्हाट प्रोसीजर डज इट हैव टू अडॉप्ट, तो इसको यही अडॉप्ट करना होगा कि पहले इसको अपना ऑब्जेक्टिव दिखाना होगा। इसके लिए वो रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करेगा अपना सारा ऑब्जेक्टिव की जो भी आपका इसका फ्री ऑब्जेक्टिव है वो चीज़ डिफाइन करे। प्लस ये कोई भी क्या करता है, कोई भी अपना मेंबर्स को प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। उसके बाद ये क्या करेगी, ये सब कुछ लेकर वो अप्लाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि देखिए मैं ऐसा कंपनी बनाना चाहता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा हर किसी के लिए और अपना पर्पस डिफाइन कर देगा। अब कंपनी को ये सब कुछ देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी इसको एंड इस चीज़ को लिख लेगी कि ठीक है ये कंपनी इनकॉर्पोरेट है एनपीओ में, और सेम जो है वो रजिस्ट्रार को अप्लाई किया जाएगा। रजिस्ट्रार कौन होता है? जो कंपनी के सारे लीगल ऑपरेशंस को देखता है कि हाँ लीगली काम कर रहा है कि नहीं। अब रजिस्ट्रार जो है इसको अलाउ कर देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लाइसेंस दे देगी कि ठीक है अब आप आराम से काम कीजिए। लेकिन कुछ कुछ केसेस हैं, अगर कंपनी एनपीओ की ही बात कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव से हट जाती है तो क्या करेगी गवर्नमेंट? इसका लाइसेंस रद्द कर देगी, लाइसेंस इसको छीन लेगी, जो एनपीओ है छीन लेगी उसको, और सेम जिस पर्पस के लिए ये बनी हुई है उसी पर्पस में अगले कोई प्राइवेट कंपनी में या अदर कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है। यानी कि एनपीओ से हटा भी सकती है अगर ये ऑब्जेक्टिव से हटा। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? फ्री में एजुकेशन देना या जो भी कॉमर्स आर्ट्स जो भी करना है इसको फ्री में करना है। अगर इससे हटा, अगर पैसे लिया तो ये इसको गवर्नमेंट लाइसेंस इसका ख़त्म कर सकती है एनपीओ का। दूसरी चीज़ क्या ख़त्म कर सकती है? अगर इसने प्रॉफिट किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसका लाइसेंस खत्म हो जाएगा। और क्या, डिविडेंड देने की कोशिश की तो खत्म हो गया, खत्म कर देगा। अब आप सोचेंगे कि खत्म करके इसको कंपनी में कन्वर्ट कर देगा तो इससे और अच्छी बात है। आप सोचेंगे कि हाँ एनपीओ था पहले, अब तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट कंपनी बन सकता है, मतलब ये किसी भी टाइप के कंपनी बन सकता है अगर ये गलती करेगा तो। दिक्कत क्या आती है कि जब ये एनपीओ होता है तो इसको बहुत सारे डोनेशंस मिलते हैं, और अगर ये कंपनी बन जाएगा तो इसको डोनेशंस नहीं मिलेगा। अगर वो प्राइवेट कंपनी या अदर टाइप ऑफ कंपनी अदर देन एनपीओ अगर बन जाती है तो इसको डोनेशंस ये सब नहीं मिलेगा, ये दिक्कत हो जाती है। तो डोनेशन तभी मिलेगा जब आप एक एनपीओ। वर्ड देखिए फिर से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर लास्ट में हम केस बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। रीजन्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, विद रीजन्स आप बताइए। अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 2 members while public company must have minimum of 7 members। करेक्ट है, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स की जरूरत होती है, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2। ये तो ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। दूसरा देखिए, फिक्सिंग ऑफ कॉमन सील ऑन कंपनीज डॉक्यूमेंट इज कंपलसरी। अब देखिए कंपनी के डॉक्यूमेंट में कॉमन सील को अफिक्स करना क्या जरूरी? देखिए कॉमन सील का होना तो ठीक है, अब फिक्सिंग कॉमन सील ऑन कंपनीज डॉक्यूमेंट ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये मेंबर्स पे डिपेंड करता है। आप अपने एफिलिएशन से लाकर या अपने डिसीजन लेकर उसमें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। क्वेरी बाद में देखूंगा, लाइव आऊँगा 1 घंटे के बाद, वहाँ पे क्वेरी डिस्कशन हो। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नोट ऑन प्रॉपर्टी। हम लोग पढ़े हैं कि कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये खुद एक इंसान की तरह काम करता है। ये केस भी कर सकता है, अपना कंपनी भी अपना प्रॉपर्टी भी रख सकता है, सब कुछ रख सकता है। तो ये भी फॉल्स था और ये भी फॉल्स था, फर्स्ट वन वाला करेक्ट था। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज रिपीट क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहे, क्यों? एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 गारंटीड कंपनी। ये तो गारंटीड कंपनी जिसका अमाउंट जो है ना वो गारंटीड रहता है कि इतने अमाउंट तक आपको पेमेंट मिलेगा, और वो कब पता चलेगा? कंपनी जब लिक्विडेट होगा, ठीक है। तो लिक्विडेशन के टाइम तक जिसको गारंटी दे रखा है उसको इतना अमाउंट मिलेगा, यानी कि इसके शेयर के अमाउंट से ये लायबल नहीं हो सकता। ये लायबल कब होगा? जितना इसको अमाउंट गारंटीड है उस अमाउंट के लिए लायबल होता है, ठीक है। गारंटी कंपनी में जितने मेंबर्स होते हैं, मैं मेंबर्स की बात करूँ, गारंटी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो एक गारंटीड अमाउंट तक लायबल, मतलब वो लायबल होते हैं। लेकिन लिमिटेड बाय शेयर जो कंपनी होती है उसमें आप लायबल होते जितना अनपेड अमाउंट है आपका शेयर्स पे।
वन सेकेंड कहाँ था। अभी इस सेशन को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, चिंता मत कीजिए। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब समझ रहे हैं, अगर कंपनी किसी आउटसाइडर्स के साथ कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है, पैसे लेती है या जो भी करती है, तो अगर कुछ गलती अगर कंपनी ने की है, मान लीजिए कंपनी को 10 लाख ही पैसे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकती है कंपनी बाहर से, लेकिन कंपनी अगर 20 लाख रुपए लेती है, तो सामने वाला जब बाद में रिफंड लेने आएगा, मुझे पे बैक कीजिए, और कंपनी कहती कि नहीं, मुझे तो 10 लाख ही लेने के पावर था, आपने जो 20 लाख दिया ना उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मेरे ऑब्जेक्टिव में 10 लाख ही लिखा हुआ है, मैंने 20 लाख आपसे लिया, मैं 10 लाख ही दूंगा। तो अगर सामने वाला केस भी करेगा ना कंपनी पे, तो लॉ क्या कहता है कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो एक मेमोरेंडम में लिखा रहता है कि कंपनी जो है वो 10 लाख ही ले सकती है, तो आप लायबल होंगे, आपको 10 लाख ही दिया जाएगा। मतलब आउटसाइडर्स जो है यहाँ पे लायबल हो जाते हैं किसी भी प्रकार के, अगर उन्होंने एडवांस पेमेंट किया हो या ओवर पेमेंट किया हो कंपनी को। तो फिर से सुनिए, मैं एक कंपनी हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में मेरा मेंशन है मैं 10 लाख रुपए ले सकता हूँ, मैं किसी के पास गया और वहाँ से 20 लाख रुपए ले लिया, बाद में वो मुझसे 20 लाख मांगा, मेरी कंपनी उसको 10 लाख ही दे रही है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 10 लाख ही लिखा है। तो लॉ क्या कहेगा कि बिल्कुल तुम्हें 10 लाख ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी लिखा रहता है, तो तुम अगर उसको देखा होगा तो तुमको पता होना चाहिए कि 10 लाख ही ले सकती। अब आप बोलिए कि नहीं मैं नहीं देखा, तो नहीं देखा तो ये आपकी गलती। कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि हमें पता है कि आपको इस चीज़ का नोटिस है कि कंपनी के पास कितने पैसे लेने की पावर है, कंपनी के एक्चुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में लिखी रहती है। तो आउटसाइडर अगर उससे बियॉन्ड कुछ पैसे देता है तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होती, ठीक है। और ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि आपके पास ऑलरेडी नोटिस था कि कंपनी के पास कितना एक्चुअल पावर है। ये चीज़ लॉ कहेगा कि मैं मान लिया कि कितना पावर था कंपनी के पास और उसके विद इन ही आप पैसे दिए। अगर आपने ओवर दिया है तो ये आपकी गलती है, आपको रिफंड नहीं दिया जाए। ओके। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर, जब कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड जाकर कुछ भी काम करती है, 10 लाख लेना था और ये ले रही है 20 लाख, तो इंडिविजुअली कंपनी गई है, कंपनी फॉलो की है अल्ट्रा वायर, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, मतलब उन्हें ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड जाकर कुछ काम किया है। कंसिक्वेंसेज क्या क्या है अल्ट्रा वायर्स के? अल्ट्रा वायर्स के कंसिक्वेंसेज ये हैं कि इस पर जो है वो लीगल ऑब्लिगेशंस लगा सकती है लॉ। दूसरा कंसिक्वेंसेज ये है कि सामने वाला आउटसाइडर्स जिसके साथ ये गलती हुआ है, क्यों? क्योंकि कंपनी कुछ बियॉन्ड जाकर उससे कुछ ट्रांजेक्शन किया है, तो वो कंपनी को लायबल नहीं कर सकता, ये कंपनी का फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। कंपनी तो लायबल होती है लॉ के हिसाब से ना कि हाँ तुमने बियॉन्ड ऑब्जेक्टिव क्यों गए, फिर तो वो तो जो भी चार्जेस लगाएगा लॉ जो है वो अपने तरीके से कंपनी को लायबल रखेगा, लेकिन आउटसाइडर कंपनी को लायबल नहीं कर पाएगा कोई भी, अगर कंपनी ने अल्ट्रा वायर्स एक्ट किया है तो। क्यों? क्योंकि अगर आप आउटसाइडर हैं, आपने कंपनी के साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें रिटर्न रहता है कि कितना पावर है कंपनी का, वो चीज़ आपको पढ़ लेना चाहिए। नहीं पढ़ा तो आप ही लायबल होंगे, कंपनी एज्यूम करेगी कि आप पढ़ रखे हैं। इंट्रेंचमेंट, इंट्रेंचमेंट भी पढ़ना है क्या फाउंडेशन में? खैर इंट्रेंचमेंट में बता देता हूँ कि किसी भी ऐसा प्रोविजन होता है, इंट्रेंचमेंट क्यों डाला जाता है, ताकि कोई प्रोविजन ऐसा हो जिसको स्ट्रिक्ट कर दिया जाए। मतलब हम चाहते हैं कि ये जो प्रोविजन है ना, स्पेशल प्रोविजन, इस चीज़ को आगे जो है वो इजीली चेंज ना कर पाए, मतलब कंपनी में बार बार ये चेंजेस आराम से ना हो पाए, तो इस चीज़ को कहते हैं इंट्रेंचमेंट। किसी भी एक स्पेसिफिक टर्म्स को उसमें स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, किस चीज़ लिए? ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, उसमें चेंजेस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसी को कहते हैं इंट्रेंचमेंट। क्या बोला है? Articles may contain provisions for entrenchment to protect something to the effect that a specified provision of the article may be altered only if conditions or procedures that are more restrictive than those applicable in the case of special resolutions are met or complied with। बिल्कुल, अगर कुछ भी ऐसा है जो स्ट्रिक्ट उसको कर दिया गया है, तो उससे ज़्यादा अगर कोई ऐसा कंडीशन क्रिएट हो गया कंपनी में कि नहीं नहीं ये चीज़ जो रेस्ट्रिक्ट है बिल्कुल इसको हटाना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्ट होनी ही नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में वो चेंजेस होगा। ऐसे रेगुलर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो कोई प्रोविजन को रेस्ट्रिक्ट कर दी थी कंपनी, उसी को कहते हैं इंट्रेंचमेंट। कंपनीज विद चैरिटेबल पर्पज, सेक्शन 8 कंपनी, आप एनपीओ को डिफाइन कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंडीशन बताइए इशू और रिवोकेशन का। रिवोकेशन लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कब करती है? जब सामने वाली एनपीओ जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड चली जाती है। इंडियन प्रोडक्ट का आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब प्लीज। ओके, सो सेक्शन 8 कंपनी ये होता है। सेकेंड,
क्या होता है सेक्शन 8 कंपनी? एनपीओ कंपनी, उसे सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। अब बोल रहा है इशू कैसा होता है, तो देखिए लाइसेंस इसको इशू की करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ही। उसके बाद क्या होता है, ये लोग रजिस्ट्रार से परमिशन लेते हैं और अपनी कंपनी एनपीओ चलाने लगते हैं। लेकिन अगर इसने रिवोकेशन की बात कर रहा है, रिवोकेशन की, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको लाइसेंस को रिवोक करती है। कब? जब अगर अपने पर्पज़ से, चैरिटेबल पर्पज़ से ये अलग कुछ करने की सोचती है। कौन? एनपीओ। अब देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ XYZ प्रोवाइड्स दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू इशू बॉन्ड्स, ठीक है, प्रोवाइडेड सच इशू इज अथोराइज्ड बाय द शेयर होल्डर्स बाय नेसेसरी रिजोल्यूशंस इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। मतलब कह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी है इशू करने के लिए बॉन्ड, और ये चीज़ कहाँ लिखा है? ये अथोराइज्ड है, शेयर होल्डर्स अथोराइज करके रखें एक रेजोल्यूशन पास करके मीटिंग में। आगे क्या होता है? द कंपनी वॉज इन डायर नीड ऑफ फंड्स, मतलब कंपनी को बहुत ज़रूरत थी फंड्स की, पेमेंट की, पैसे कम पड़ गए थे। देयरफॉर इट इशूड द बॉन्ड्स टू मिस्टर एक्स विदाउट पासिंग एनी सच रिजोल्यूशन। जैसे रिजोल्यूशन में क्या था कि अगर आपको कोई भी बॉन्ड इशू करना है तो आपको किसकी हेल्प लेनी चाहिए? पहले किससे आपको पूछ कर करना है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछ कर करना था। कोई भी अगर आप फंड लाना चाहते हैं कंपनी में, तो क्या करना है आपको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अथॉरिटी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कोई रिजोल्यूशन भी पास नहीं किया गया, और इसके लिए क्या करना था? रिजोल्यूशन पास करना था, रिजोल्यूशन इन द मीटिंग। लेकिन बाद में क्या हुआ, कंपनी एकदम डाउन चल रही थी और इसके लिए पैसे की ज़रूरत थी, और क्या हुआ कि मिस्टर एक्स जो मेंबर्स थे वो जो रिजोल्यूशन पास करना था वो रिजोल्यूशन पास नहीं किए, और क्या किए यूज टू मिस्टर एक्स विदाउट एनी रिजोल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि कंपनी को बहुत ज़रूरत थी और इसलिए कंपनी जो इशू कर दिया बोर्ड, और अथॉरिटी नहीं लिया किसका? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, और कोई रिजोल्यूशन भी नहीं पास किया। ऐसा समझिए, रिजोल्यूशन पास ही नहीं किया। पहले से क्या था जो आर्टिकल में कि आपको जो है वो रिजोल्यूशन पास करना है, तभी आप जो है सामने वाले से बॉन्ड, जो है सामने वाले को बॉन्ड इशू कर सकते हैं आउटसाइडर को। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया, कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं किया और सामने वाले को बॉन्ड इशू कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक केस है, किस केस में ये इशू किया? कंपनी जो है वो नीड थी किस चीज़ की? फंड में। तो देखिए यहाँ पे दो केसेस है। अगर कंपनी के आर्टिकल में लिखा है कि कोई नेसेसरी चीज़ को आपको फॉलो करना है, तो उस चीज़ के अगेंस्ट आप गए, अगर उस चीज़ को फॉलो आप नहीं किए तो आप लायबल हो जाते हैं। ठीक है, मेंबर जो भी ये गलती करता है वो लायबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। वहीं दूसरी केस, अगर आप ऐसा किए कि हाँ जो लिखा था उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन कंपनी के इंटरेस्ट के लिए किया, कंपनी के बेनिफिट के लिए किए, तो लायबल नहीं होते और ये गलत नहीं माना जाता। समझ रहे हैं बात को? यानी कि कंपनी के लिए, अगर आपने कंपनी के बेनिफिट के लिए कुछ बियॉन्ड जाकर काम किया तो आप लायबल नहीं होते हैं। सिंपल सा यही बात है। और यहाँ पे बियॉन्ड क्या गया? रिजोल्यूशन पास करना था बॉन्ड इशू के लिए, और इशू बॉन्ड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि कंपनी डाउनफॉल चल रही थी। अब जो है वो कंपनी आगे चली जाएगी बॉन्ड इशू किया तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है कि इफ़ एन एक्ट इज ऑथोराइज्ड, अगर एक्ट जो है ऑथोराइज्ड है एओए या एमओए में, तो कोई भी आउटसाइडर अगर डील कर रहा है कंपनी के साथ, इंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज कंसर्न्ड विद द एक्ट इन द क्वेश्चन हैव बीन कंप्लाइड विद बाय द कंपनी। हाँ, ये तो सही बात है। एंड उसके पास सब हर चीज़ का नॉलेज होता है एमओए का। दस द आउटसाइडर हैज़ नॉलेज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ये तो एमओए को डिफाइन किया है सिंपली। मेन बात जो यहाँ पे है कि डायरेक्टर्स को अथॉरिटी था, लेकिन क्या हुआ कि कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं किया गया डॉक्टर की अथॉरिटी के बिना, तो उसको लायबल होना चाहिए था, लेकिन वो लायबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो है वो कंपनी के अंदर में ही सब कुछ हुआ है और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन और उसके बेनिफिट के लिए ही किया गया था। तो मान लिया जाएगा कि ये जो कुछ भी हुआ है कंपनी ने अच्छा किया है। फिर क्या हुआ? जो आउटसाइडर है मिस्टर एक्स, कैन मिस्टर एक्स रिकवर द मनी फ्रॉम द कंपनी? तो यहाँ पे वो बिल्कुल रिकवर कर पाएंगे। क्यों रिकवर कर पाएंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सामने वाला बियॉन्ड गया है कंपनी के। क्या कहता है कि बियॉन्ड तभी जाएगा जब वो उसको रूल्स फॉलो करने हैं और वो फॉलो नहीं किया। लेकिन अगर उसने रूल्स फॉलो करने तो नहीं किया, लेकिन कंपनी के बेनिफिट के लिए अगर उसने रूल्स फॉलो नहीं किया, तो मान लिया जाएगा कि नहीं, ये गलती नहीं है, ये सही तौर तरीका है, और आप जो है जिससे पैसे लिए उसको पैसे आप दे दीजिए। तो मिस्टर एक्स आराम से पैसे ले लेंगे। 16 देखिए, एक एसएससी है कृष्णा एंड एसएससी। सेकेंड अगेन
मिस्टर कृष्णा एंड एसएससी वाज वेल्दी मैन, बहुत धनी मनी आदमी थे, बहुत इनकम कमा रहे थे। कैसे कमा रहे थे? डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में। फिर क्या कि वो 3 प्राइवेट कंपनी फॉर्म किए, और किस चीज़ के लिए? एंड एग्रीड विद ईच टू होल्ड अ ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एन एजेंट फॉर देम, वो एजेंट के लिए। अब ये आप कॉन्सेप्ट पढ़ के आएंगे, कॉर्पोरेट विल थ्योरी जो है वो हट जाती है कब? जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं सब्सिडरी आपके एजेंट के जैसे काम करने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल जो आपका एक मेन कंपनी है उसके लिए आप एजेंट बना रखे हैं बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी को, तो कॉर्पोरेट विल थ्योरी हट जाती है, यानी कि ऑनर अवेलेबल हो जाता है। द डिविडेंड एंड द इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड बाय द कंपनी वाज हैंडेड बैक टू कृष्णा, कृष्णा को मिल रहा था, वो ऑनर था। और कैसे मिल रहा था? एज ए लोन। ओह, दिस वॉज कृष्णा, दिस वे कृष्णा डिवाइडेड हिज इनकम इंटू 3 पार्ट्स इन अ बिड टू रिड्यूस हिज टैक्स लाइबिलिटी। अब ये भी आप कंसिडर करें कि अगर आप टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए सब्सिडी फॉर्म कर रखें तो आप लायबल होते हैं, और कंपनी और मेंबर दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो हट जाती है, कॉर्पोरेटिव थ्योरी हट जाती है। तो यहीं पर पूछ रहा है कि डिसाइड्स फॉर व्हाट पर्पस 3 कंपनीज वेयर एस्टैब्लिश, 3 कंपनी जो एस्टैब्लिश किए गए थे वो इनकम को रिड्यूस करने के लिए किए गए थे, ताकि इनकम रिड्यूस हो जाए और टैक्स जो है वो ना पे कर पाए। वेदर द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ 3 कंपनीज मे बी डिसरिगार्डेड, बिल्कुल डिसरिगार्ड यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आप एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट विल थ्योरी की बात करते हैं, लेकिन जब आप ऐसे ऐसे काम करते हैं, सब्सिडरी फॉर्म कर रखे हैं एजेंट की तरह काम करने के लिए, और आप अपना टैक्स रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो कंपनी और आप दोनों सेम मान लिए जाते हैं, तो यहाँ पे वो लायबल होंगे सारे कंपनी भी और मेंबर भी, यानी कि जो कृष्णा है। रवि प्राइवेट लिमिटेड हैज बोरोड 5 करोड़ फ्रॉम मुद्रा फिनांस लिमिटेड, ठीक है, 5 करोड़ वो बोरो किया। दिस डेप्ट इज अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी, मान लीजिए कंपनी को अलाउ था 4 करोड़ और 5 करोड़ कंपनी लिया है। एग्जामिन वेदर द कंपनी इज लायबल टू पे दिस डेप्ट, स्टेट द रिमेडी इफ एनी अवेलेबल टू द मुद्रा फिनांस, यानी कि सामने वाले के पास, तो सामने वाले के पास यही लाइबिलिटी, मतलब उसके पास ये रिमेडी बचा हुआ है कि वो कंप्लेन कर सकता है, और जितना मेमोरेंडम में लिखा हुआ अमाउंट, मान लीजिए 4 करोड़ लिखा था तो वो 4 करोड़ ही क्लेम कर पाएगा, ठीक है। बाकी कंपनी का जो केस है वो लॉफुली, लॉ जो है वो अलग से उस पर केस करके रखेगी किस कंपनी के पास, जिस कंपनी ने ज़्यादा बोरो किया है। बोरो किया है 5 करोड़, पहले समझिए, 4 करोड़ मान लीजिए अथोराइज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्ट्रावायर की तरह वो रेज किया है, तो इसके लिए लॉ जो है वो हो सकता है कंपनी में पेनाल्टी चार्ज करे, जो भी करे। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, आउटसाइडर जो है ना, वो अगर यहाँ पे 4 करोड़ मेंशन था तो 4 करोड़ ही इसको मिलेगा, इसके बाद सिर्फ इतनी रिमेडी है। इतना रिमेडी नहीं है कि वो पूरा 5 करोड़ दे दिया, वो 5 करोड़ ले सके, क्यों? क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि आपके पास पहले से ही नोटिस पढ़ लेनी चाहिए आपको कि उसके पास अथॉरिटी 4 करोड़ की है, अगर आपने नहीं पढ़ा और 5 करोड़ दिया तो आप लायबल होंगे। सिंपल। ABC लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी हैविंग 5 मेंबर्स ओनली, 5 ही मेंबर्स थे। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके 5 ही मेंबर थे। सारे मेंबर्स कहाँ जा रहे थे? कार से जा रहे थे मुंबई, कुछ बिजनेस के सिलसिले से। एक्सीडेंट हुआ और सारे मर गए, तो अब बताइए कि क्या कंपनी का जो एग्जिस्टेंस था वो भी ख़त्म हो गया? अब हम लोग एक चीज़ पढ़ें, बोल रहा है कि कंपनी है, उसके 5 मेंबर्स है, पाँचों जा रहे थे बाहर, पाँचों मर गए, तो क्या कंपनी भी खत्म हो जाएगी? तो देखिए, यह पार्टनरशिप नहीं है, यह है कंपनी। कंपनी में होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, आप मर भी जाएंगे तो भी कंपनी खुद चलेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है वो लॉ के द्वारा क्रिएटेड है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो सारे अगर मेंबर मर भी गए तो भी कंपनी जो है वो उसका एग्जिस्टेंस माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, जिसमें मेंबर्स के डेथ, उनके सर्वाइवल से कुछ लेना देना नहीं होता। मर भी गए तो वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, पेडअप शेयर कैपिटल एवीएस का है 1 करोड़, ठीक है, कंजिस्टिंग ऑफ 8 लाख इक्विटी एट द रेट 10, समझ रहे हैं, 80 लाख का इक्विटी है इसके पास, फुल्ली पेडअप है, एंड 2 लाख क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स, यानी कि दोनों तो शेयर्स ही हो गए, फुल्ली पेडअप। XYZ जो है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड BCL प्राइवेट लिमिटेड आर होल्डिंग 3 lakhs एंड 1,50,000 इक्विटी शेयर्स सेपरेटली इन एवीएस। अब देखिए क्या हुआ कि 3 लाख और 1.5 लाख, यानी कि 4.5 लाख ये दोनों मिलकर शेयर्स किस में होल्ड कर रहे हैं? जो हमारी एवीएस है उसमें, यानी कि अभी ये जो है वो 20% से ज़्यादा शेयर्स हेल्ड कर रहे हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा शेयर्स हेल्ड नहीं कर रहे हैं। अब XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड BCL प्राइवेट लिमिटेड, ये जो दोनों कंपनियां थी जो हेल्ड कर रही थी, आर दी सब्सिडरी है TSR का, तो TSR होल्डिंग कंपनी हो गया किसका? ये दोनों का, और ये दोनों का वो होल्डिंग है, और इनडायरेक्टली अगर सब्सिडरी यहाँ पे इसमें शेयर्स अगर ले रखा है तो माना जाएगा कि आपका भी वो शेयर है, ठीक है। विद द रेफरेंस टू द कंपनी एक्ट
क्या पूछ रहा है कि एबीएस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी हो जाएगा टीएसआर का। तो सब्सिडरी होने के लिए 20% से ज़्यादा इक्विटी, 50% से ज़्यादा इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है, सामने वाले में। लेकिन इसका 1 करोड़ है, तो लगभग 5 लाख जो अगर ये शेयर्स हेल्ड करते तो ये सब्सिडरी जो एबीएस है वो सब्सिडरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके 5 करोड़ के शेयर्स जो है सामने वाले हेल्ड कर रहे थे ये दोनों, लेकिन ये लोग हेल्ड कितना कर रहे हैं? 3 लाख और 1.5 लाख, यानी कि 4.5 लाख ही, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि सब्सिडरी कंपनी कहते किसको है, पहले ये चीज़ जान लीजिए। जिसके कंपोजिशन ऑफ बोर्ड आप हैंडल कर रही हो ये कंपनी, या फिर मोर देन हाफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल सामने वाली कंपनी हैंडल कर रही है। अगर मैं कंपनी हूँ, मैं सब्सिडरी तब कहलाऊंगा जब मेरा 50% से ज़्यादा शेयर सामने वाली कंपनी हेल्ड कर रही होगी, या फिर मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल वो कर रही होगी, तो हम हो जाएंगे सब्सिडरी। और अगला क्या है, देखिए टोटल क्या है, टोटल शेयर कैपिटल इज 8 लाख था, कंजिस्टिंग ऑफ 8 लाख इक्विटी शेयर्स फुली पेड अप एंड 10 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, ठीक है। तो क्या बोला, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स आर शेयर कैपिटल, thus applying the above stated provision, AVS लिमिटेड विल बी सब्सिडरी ऑफ TSR प्राइवेट लिमिटेड। टोटल शेयर कैपिटल कितना था? 8 लाख था, आउट ऑफ विच 4.5 लाख हेल्ड किया जाता। अच्छा, इक्विटी कितना था? इक्विटी जो है वो 8 लाख है। ओह, प्रेफरेंस शेयर से थोड़ा मतलब कुमुलेटिव है वो। तो 8 लाख इक्विटी है और 4.5 लाख हेल्ड कर रहे हैं, 3 लाख ये और 1.5 लाख ये, तो कितना? 4.5 लाख, 50% से ज़्यादा है। तो अगर ये दोनों 50% से ज़्यादा हेल्ड कर रहे हैं इसमें, तो ये दोनों क्या हो गए कलेक्टिवली, ये दोनों हो गए होल्डिंग। और इनका भी अगर कोई होल्डिंग है तो वो हो जाएगा इसका भी होल्डिंग, एवीएस का, तो बिल्कुल वो होल्डिंग हो जाएगा। और ये मेन जो है वो सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, क्योंकि ये अपने सब्सिडरी के थ्रू, मान लीजिए मेरी 2 सब्सिडरी है और वो दोनों आपके 50% से ज़्यादा शेयर कर रखी है, आपके पास 8 लाख था और 4.5 लाख मेरे सब्सिडरीज हेल्डर कर रखी है, तो मैं आपका जो है वो हेड हो गया, आप मेरे सब्सिडरी हो गए, मैं होल्डिंग हो गया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मैं सोच रहा था सिर्फ 1 करोड़ की बात है, वहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डाल दिया था, इक्विटी को मैं देखा ही नहीं। द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्ड दैट ऑल डीड्स और ETC शुड बी साइंड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर ओनली, ठीक है, या फिर उसका सेक्रेटरी भी साइन कर सकता है, एंड एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के बिहाफ पे जो है जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो ये तीनों साइन करेंगे। अ डीड ऑफ मोर्गेज वाज साइंड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ जेड। क्या बोल रहा है कि एक डीड जो है मोर्गेज का वो साइन कर दिया, कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर। साइन किसको करना था? तीनों को साइन करना था। तो अगर तीनों को साइन करना था और अब साइन एक ही कोई कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये तो जो अथॉरिटी के बाहर हो गया बात। खैर देखते हैं क्या पूछ रहा है। कैन इट बी अ वैलिड डीड, क्या ये डीड वैलिड है? साइन करना चाहिए था किसको? मैनेजिंग डायरेक्टर को भी, सेक्रेटरी को भी, और किसको? डायरेक्टर को भी। लेकिन साइन कौन किया? सिर्फ एक। तो क्या इसमें जो जेड के साथ ये लोग साइन किए हैं जो भी है, तो वो लीगल मान लिया जाएगा? देखिए अब किसके पास कितना अथॉरिटी है ये तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है, यानी कंपनी के इंटरनल अफेयर जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि जो मेन डीड है, डीड क्या है इनके, ये तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिखा रहेगा, किसमें? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। क्योंकि देखिए आर्टिकल में तो लिखा हुआ है कि हाँ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये तीनों मिलकर साइन करेंगे, लेकिन ये चीज़ें मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइंड कहाँ पे रहता है? ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइंड रहता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसे ये मान लिया जाता है कि सामने वाला पढ़ लिया होगा, यानी कि सामने वाले के पास पता था कि मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव तीनों साइन करेंगे तभी हमें इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर उसके साथ सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर साइन किया है और फिर भी वो जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कंपनी के साथ, तो जेड लायबल होंगे और जेड बाद में कुछ भी केस वेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये वैलिड डीड है? बिल्कुल। द आर्टिकल क्या लिखा है आंसर में, देख लीजिए, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि आपने जो है कंपनी के साथ अगर कुछ साइन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करनी चाहिए? आपको पता होनी चाहिए कि सामने वाले के पास कितना पावर से अथॉरिटी है। अगर ये चीज़ नहीं पता की है तो आप लायबल हो जाएंगे। मिस्टर डी हैज़ साइंड इट इन गुड फेथ, मैनेजिंग डायरेक्टर तो अच्छे से साइन किया है। द डीड इज स्टिल नॉट वैलिड, ठीक है, डीड तो वैलिड नहीं है। जेड कैन नॉट क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ द डीड, अब सामने वाले भाई साहब कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएंगे डीड पे। क्यों? क्योंकि आप पहले से आपको पढ़ लेना चाहिए था कि हाँ तीनों लायबल है या नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा आपकी गलती। द कंसेप्ट इज सिंस द आर्टिकल इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, फाइल विद ROC, जिसे कंपनी के बाहर लगा दिया जाता है,
इट इज़ प्रेज्यूम टू हैव नोन इट्स प्रोविजन, कि आपको उसके प्रोविजन सब कुछ पता था और आप लायबल होंगे। मतलब समझ रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला यहाँ पे केस आ गया कि वो जो है वो साइंड था तो आप लायबल होंगे। लेकिन अगर ये इंटरनल अफेयर्स रहता, अगर सिर्फ मान लीजिए सिर्फ इंटरनल, आपको वो ऑब्जेक्टिव में नहीं डिफाइंड है, तो आउटसाइडर लायबल नहीं होता। और पीडीएफ दे देते हैं और सेशन एंड होने के बाद, ठीक। मतलब समझ रहे हैं, अगर इंटरनली कोई चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, कंपनी में, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, कंपनी में इंटरनल अथॉरिटी दे रखा है तीनों को, और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में डिफाइन नहीं है, आर्टिकल में डिफाइन नहीं है, तो अगर वो मेमोरेंडम में डिफाइंड नहीं है, तो अगर सामने वाला कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करता तो सामने वाला लायबल नहीं होता। लेकिन अगर सामने वाले ने ये सब कुछ देखकर भी साइन कर दिया और कुछ गलती हुआ तो सामने वाला भी लायबल होगा। ऑब्जेक्टिव जो अथोराइज्ड है टू कैरी ऑन द बिजनेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका जो है मेमोरेंडम एसोसिएशन जो कंपनी के बाहर लगता है, उसमें लिखा है कि मैं फ्रूट और वेजिटेबल का काम करता हूँ। अब डायरेक्टर्स जो है वो रिसेंटली क्या करते हैं, कंक्लूड दैट बोर्ड्स मीटिंग डिसाइडेड अकॉर्डिंगली द कंपनी ऑर्डर फॉर फीस। अब वो फीस के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, बताइए इनका मेन काम क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल, लेकिन डायरेक्टर डिसाइड किए फीस के, यानी कि अपने पावर के बियॉन्ड गए हैं। याद रखिए अल्ट्रा वायर का केस आ गया। एक एफएसएस लिमिटेड है, वो फीस सप्लाई कर देता है, जो कि इनका मेन पर्पज़ क्या है, फ्रूट वेजिटेबल का, और कितने का, 36 लाख का। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कन्वीन्ड एन एक्स्ट्रा, मतलब ईजीएम वो लोग कंडक्ट किए, और प्रपोजल जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उसे अल्ट्रा वायर्स बता दिया गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो सामने वाला इसको जो एग्रीव्ड हो गया, उसको बेचारे को ठेस पहुंचा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फ्रूट्स और वेजिटेबल का था और सप्लाई क्या किया था, फिश। तो बोल रहा है कि उसको एडवाइस कीजिए आप। तो एडवाइस अगर आपको करना हो आउटसाइडर को, तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव है उसका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट में ये चीज़ लिखा होगा कि फ्रूट और वेजिटेबल का ही काम है एक कंपनी का, और अगर आपने उसको फिश सप्लाई किया है तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, कंपनी जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी दिखा चुकी है कि मैं फ्रूट वेजिटेबल का काम करता हूँ। अब मैं बोलूँ कि मैं सेब संतरे का बिजनेस करता हूँ, क्या तुम मुझे बम सप्लाई करोगे? और अगर आपने मुझे कर दिया, बाद में मैं आपको पैसे नहीं दिया, तो आप ही लायबल होंगे। क्योंकि कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट बोलेगी कि देखो इसके पास अथॉरिटी तो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल का था, तुमने वो चीज़ क्यों सप्लाई किया? सिंपल। यानी कि आपको मान लिया जाएगा कि अब भले कंपनी ने तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर फॉलो किया है, अपने ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड गई है, अपने पावर के बियॉन्ड गई है, इसके लिए तो लॉ जो है वो अलग से रूल लाएगा कंपनी पे। लेकिन आउटसाइडर इस पे कंपनी पे कोई भी जो है वो कंपनी को बिंड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लिया जाएगा कि तुम जो है वो ऑलरेडी एमओए पढ़ चुके हो, तुम्हें पता था कि वो वेजिटेबल का ही काम करता है। आगे फरेब लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है बाय द एक्विजिशन ऑफ फरेब एंड कंपनी। अच्छा, इमेजिन इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्विजिशन फरेब एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, ठीक, विच वाज अर्लियर इन्वॉल्व मेनी इलीगल एक्टिविटीज़। मान लीजिए पहले कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में कोई कंपनी काम कर रही हो, उसको इनकॉर्पोरेट किया, कोई पार्टनरशिप फर्म था जो कि बहुत इलीगल काम कर रहा था, तो उसको कंपनी में इनकॉर्पोरेट किया। फिर क्या होता है, द प्रमोटर फर्निश्ड सम फॉल्स इन्फॉर्मेशन, और जितने भी इसके प्रमोटर्स हैं जो कंपनी बनाए, पार्टनरशिप जो इलीगल था उसके बाद कंपनी बनाए, और कंपनी में जो भी प्रमोटर्स थे, फिर क्या हुआ, वो लोग भी सच्चाई छुपा दिए, कोई मटेरियल फैक्ट, यानी कि ये लीगल चीज़ों को फॉलो करने का काम नहीं किया। सम मेंबर्स ऑफ द पब्लिक नॉट बिंग डायरेक्टर प्रमोटर अप्रोच द एनसीएलटी, वो लोग चले गए ट्रिब्यूनल के पास, किस चीज़ के लिए, केस करने के लिए कि इसका जो स्टेटस है वो लीगल नहीं है। एनसीएलटी पास करने वाली है ऑर्डर लाइबिलिटी के लिए, मेंबर्स के लिए। तो अब आप बताइए, द एबव ऑर्डर विल बी लीगल, क्या लीगल होगा? और अगर होगा तो मेंशन द प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय एनसीएलटी बिफोर पासिंग द ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव। देखिए कोई भी चीज़ अगर कंपनी जो है वो इलीगल पर्पस कर रही हो या जो भी कर रही हो, अगर वो उसके बेस पे अगर इनकॉर्पोरेट हो रही है कंपनी में कोई फर्म, तो वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। और इस केस में एनसीएलटी क्या करेगा, आपको पहले एक चांस देगा, आप टोटल चीज़ें फुलफ़िल कीजिए, सब चीज़ सबमिट कीजिए, ठीक है। जितने मेंबर्स हैं वो अगर रहना चाहते हैं इस कंपनी में जो कि पहले गलत कर रहा था, अब वो उसी गलती के साथ कंपनी में इनकॉर्पोरेट होना चाहता है इलीगल एक्टिविटी के साथ, तो यहाँ पे जो भी उसमें मेंबर्स होंगे वो सारे की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी और सारे लायबल हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्या करेगी, एनसीएलटी जो है वो डिफाइन कर देगी, देखो भाई तुम्हारे सारे लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी कंपनी भी बंद कर दूंगा जो तुम इलीगल काम के बाद इनकॉर्पोरेट की हो। तो जो कुछ भी चाहे वो एनसीएलटी यहाँ पे उस कंपनी के साथ कर सकती है। लेकिन ऑर्डर जब करेगी तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देगी, देखो भाई मैं तुमको बता रहा हूँ इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करो, या फिर जो मेंबर से हट जाओ, नहीं तो इस कंपनी को मैं डुबाने वाला हूँ, तुमको भी डुबा दूंगा। एक चांस देगी, चांस ऑफ बीइंग हियर। और
अगला क्या है कि एक कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी, ठीक, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी, बहुत ज़्यादा, ड्यू टू सम फेवरेबल, कुछ पॉलिसीज़ फेवरेबल बन गया तो बहुत पैसे कमा रही थी। गवर्नमेंट जो है फेवरेबल पॉलिसी बना दी थी तो बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत प्रॉफिट कर रहा है, सरप्लस कर रहा है, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस ही आता है एनपीओ का। कुछ मेंबर्स चाहते हैं कि डिविडेंड उनको मिल जाए। हाँ, क्या हुआ कि कुछ मेंबर कंपनी के जो है एनपीए को चाहते हैं कि मुझे ना डिविडेंड मिल जाए, जबकि डिविडेंड पे करना क्या है, ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड है। किसके ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड है? सेक्शन 8 कंपनी के एनपीओ के। और जब वो बियॉन्ड जाती है तो उसके लाइसेंस खत्म कर दिया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। दे अप्रोच्ड यू टू एडवाइज देम अबाउट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एज। बोले कि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ले सकते हैं एनपीओ से? ले तो 0 रुपये सकते हैं, 0, उससे ज़्यादा नहीं, 0 ले सकते हैं। तो आप बताइए कि कितना वो ले सकते हैं। तो पहले चीज़ आप ये डिफाइन कीजिए कि एनपीओ होता क्या है। वो एनपीओ वो होता है जो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए फॉर्म किया जाता है, फ्रीली काम करता है, वेलफेयर, सोशल रिसर्च या फिर डेवलपमेंट का ये, या फिर एजुकेशन, ये सब के लिए फ्रीली काम करता है। अगर ये जो है फॉर्म होता है उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता, कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता इसके मेंबर्स को। अगर कंपनी ऐसा करती है, डिविडेंड देने की कोशिश करती है, तो ये टेनेबल नहीं होगा और कंपनी पे केस भी हो सकता है और इसको जो है वो बंद भी किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को रद्द कर सकती है एनपीओ का। एक्स परचेज क्या है? कुछ गुड्स क्रेडिट पे, क्रेडिट जो है वो 1 महीना अलाउड था उसको, किसी कंपनी से वो परचेज किया, एबीसी कंपनी से एक्स। बाद में ड्यू डेट से पहले ही एक्स जाते हैं कंपनी के पास, वो अपना पैसा दे देना चाहते हैं। लो भाई मैं क्रेडिट पे खरीदा था, मैं पैसे दे देता हूँ। वहाँ पे एक मिस्टर जेड होते हैं कंपनी के पास, वो बोलते क्या है कि भाई तुम मुझे पैसे दे दो, ठीक है, कैशियर आज नहीं है तो मुझे तुम पैसे दे दो, मैं ही जो है इंचार्ज हूँ, मैं पैसे ले सकता हूँ। वो दे दिए और चले गए। लेकिन बाद में कंपनी जो है वो उन पे लेटर लिखती है, भाई तूने पैसे मुझे नहीं दिए, पैसे मुझे दो। तो वो बोलते हैं कि भाई मैंने तो एक एम्प्लॉय को दे रखा हूँ, वो तो तुम्हारे ही कंपनी का है। कंपनी बोल रहा है कि उसके पास इतना अथॉरिटी नहीं था, ठीक है ना, उसके पास उतना अथॉरिटी नहीं था, तो मुझे पेमेंट दो। तो ये बोल रहे कि नहीं नहीं, मेरा ये काम नहीं है, ये आपका इंटरनल मैनेजमेंट है ना, तो आप समझिए। और वो बोला कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे साथ ट्रांजेक्शन किया, तुझे पैसे मुझे देने चाहिए थे। अब ये बोला कि नहीं नहीं, मैंने तो आपके एक एम्प्लॉय को दे दिया। तो इस केस में क्या होता है, लॉ क्या कहेगा कि अगर कोई आउटसाइडर, उसको ये नहीं पता कि सामने वाला जो कंपनी का मेंबर जो है उसके पास कितना पावर है, और अगर उसको पेमेंट कर दिया तो मान लिया जाएगा कि ये कंपनी को पेमेंट कर दिया है। और ये क्या कहता है? ये कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंड्योर मैनेजमेंट। लेकिन अगर भाई साहब मिस्टर जेड, जिनको कुछ भी नहीं पता था, अगर इनको पता होता तो लायबल कौन होता? मिस्टर जेड होते हैं, उनको फिर से पेमेंट करना पड़ता कंपनी को। समझ गए आप? और ये पूछ रहा है कि क्या मिस्टर एक्स फ्री है लाइबिलिटी से? तो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं था कि इंटरनल मैनेजमेंट का, कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि इंटरनल पावर के बारे में आउटसाइड को कुछ भी पता नहीं होता, तो पेमेंट दे देगा तो कंपनी को ही पेड मान लिया जाएगा, तो कंपनी को पेड मान लिया जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात किया गया है कि अगर उनको पता होता कि इसके पास इतना पावर नहीं है लेने का, तो लायबल हो जाते। लेकिन उनको नहीं पता था बेचारे को कि ये कितना पैसे ले सकता है। वो तो खुद बोल दिया कि मैं इंचार्ज हूँ, उसको दे दो, तो ये दे दिए, तो मान लीजिए कंपनी को ही दिए। अब ये देखिए कैसे हो गया। किसी भी कंपनी, क्या है, अरे यार यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। कोई फ्लोरा कंपनी थी, सुन लीजिए। मिस्टर एक्स फ्री फ्रॉम लायबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी एज ही फेल टू इंक्वायर मिस्टर जे दैट। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, क्या है कि कंपनी में मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स और रिलेटिव 190 हैं, एम्प्लॉयज़ 15 हैं, ठीक है, एक्स एम्प्लॉयज़ 10 हैं, और 5 कपल्स हैं एक साथ जो 10 शेयर होल्ड करते हैं, ठीक। अदर्स कुछ लोग हैं जो 5 शेयर होल्ड करते हैं। कर बोल रहा है कि क्या ये प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? तो देखिए, प्राइवेट कंपनी में आप तभी कन्वर्ट हो सकते हैं जब आपके मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो। ज़्यादा से ज़्यादा 200 से अगर आपके मेंबर्स ज़्यादा हुए तो आप जो है वो प्राइवेट कंपनी नहीं रह पाएंगे। तब आप जोड़ कर देखिए, 190, 15, 200 तो यहाँ भी पार हो गया, यानी कि 200 से ज़्यादा है। लेकिन क्या होता है कि कंपनी में उन लोगों को मेंबर नहीं माना जाता जो ये एम्प्लॉय हैं, या फिर एक्स एम्प्लॉय हैं, या फिर कपल्स हैं। कपल्स को हाफ मान लिया जाता है। अगर आप 2 कपल हैं, दोनों मिल कर लिए तो उनको एक शेयर मान लिया जाएगा। तो अब देखिए इस कंपनी में टोटल मेंबर है कितने, 200 से ज़्यादा है या कम है? प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो क्या रिड्यूस करना पड़ेगा इसमें नंबर? तो देखते हैं, 190 तो ये हो गया, ठीक है। एम्प्लॉय 15, ये काउंट होंगे नहीं, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय तो काउंट होते नहीं है मेंबर में। एक्स एम्प्लॉय ये भी काउंट नहीं होता, ये भी 10 गया। ये जो 10 है इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ही फुल होगा, क्यों? क्योंकि कपल्स है। और ये अदर 5, तो ये 5, तो 5 और 5 10,
10 10 20, नहीं ये तो 10 खत्म हो गया ना, 190 ये हो गया, ये एम्प्लॉई एक्स एम्प्लॉई खत्म हो गया, ये 10 का 5 आप लीजिए तो कितना 190 और प्लस 5 195 और ये 5 कितना 200। तो क्या रिडक्शन की ज़रूरत है? तो नहीं, देखिए 200 तो हो ही गया ना, तो अब रिड्यूस क्यों करना, 200 से ज़्यादा होता तो हम रिड्यूस करते। इम्प्लॉइज़ यहाँ पे काउंट नहीं होते मेंबर्स में, एक्स एम्प्लॉइज़ काउंट नहीं होते, और जो कपल्स जो है वो एक ही साथ 10 अगर शेयर होल्ड किए तो उसको 5 माना जाता है। तो टोटल जो नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, और इसका 5 ही होगा, तो 5 और 190 कितना 195 और 5 ये, क्योंकि ये एम्प्लॉय तो है नहीं, तो कितना हो जाएगा 200। तो इसमें कुछ भी रिडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से कंपनी बन सकती है, प्राइवेट कंपनी। यही चीज़ें लिखनी थी, देखिए कि 200 भी हो रहा है तो आराम से कुछ भी रिड्यूस मत कीजिए और ये प्राइवेट कंपनी आप बना सकते हैं। अब 2 क्वेश्चन और बचा है, 1 सेकेंड, और 2 क्वेश्चन और बचा है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ क्विकली कि एक साउंड सिंडिकेटेड लिमिटेड है जो कि पब्लिक कंपनी है, इसके आर्टिकल में ये चीज़ ऑथोराइज्ड है कि मैनेजिंग एजेंट्स जो है वो पैसे ले सकते हैं, कितने, शॉर्ट टर्म कोई भी लोन वो बाहर से ले सकते हैं। तो एक मिस्टर लीडिल है जो डायरेक्टर हैं, वो क्या करते हैं, एक ईजी फाइनेंस लिमिटेड के पास जाते हैं जो पैसे देती है कंपनी, कितना लोन लेने के लिए, फॉर ए लोन ऑफ 25 लैक्स। देखिए शॉर्ट टर्म लोन तो अलाउड है, अब कितना पैसे वो ले सकती है, अब देखिए क्या होता है, इतना पैसे वो आउटसाइडर में गए वो ले लिए इन द नेम ऑफ कंपनी के नाम पे, लेंडर का कि ठीक है मैं एग्री कर जाता हूँ, और 25 लाख वो दे दिया। शॉर्ट टर्म लोन लेना अलाउड था, 25 लाख लॉन्ग टर्म है। लेटर ऑन साउंड सिंडिकेटेड लिमिटेड रिफ्यूज टू रीपे दी मनी। मान लीजिए साउंड सिंडिकेटेड का जो मेंबर था वो गया, उसको ऑथराइज था शॉर्ट टर्म लेने के लिए, लेकिन वो गया और कितना ले लिया सामने वाले से 25 लाख, ठीक है 25 लाख ले लिया। और कंपनी का जो मेन पावर है आर्टिकल में डिफाइंड है कि कंपनी कितना ले सकती है, कंपनी जो इंटर्न मतलब आर्टिकल में डिफाइन किया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो वो क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ले सकते हैं लोन। सामने वाला गया इसी का एक मेंबर और ले लिया 25 लाख, अब बाद में कंपनी करके मैं तुम्हें पे नहीं करूँगा सामने वाले से, किस बेस पे वो बोल रहा है कि कोई ऐसा रेजोल्यूशन हम पास नहीं किए हैं कि हमारे कोई मेंबर्स जाके या डायरेक्टर जाके आपसे 25 लाख लोन ले सकते हैं, कोई ऐसा चीज़ हम कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं कर रखे हैं, तो हम आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करेंगे, आपने इसे क्यों पे किया, ऐसा हमारे कंपनी में तो ऐसा लॉ नहीं है कि कोई इतना पैसा ले सकता है। हेंस द कंपनी, तो कंपनी लायबल नहीं होगा, मैं आपका लोन नहीं दूंगा। तो पूछ रहा है कि वेदर द कंटेंशन ऑफ साउंड सिंडिकेट लिमिटेड इज करेक्ट, क्या साउंड सिंडिकेटेड करेक्ट है? तो देखिए साउंड सिंडिकेट करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि ये इंटरनल अफेयर्स वाले जितने भी चीज़ें हैं उसके लिए कौन लेवल होता है, कंपनी लेवल होती है। लेकिन अगर आर्टिकल में कंपनी ने खुद डिस्क्लोज कर रखा है अबाउट द पावर कि देखिए भाई मेरे इतने इतने मेंबर्स हैं, इनके इतने इतने पावर्स हैं, और फिर भी उसके इंस्टीड ऑफ दैट अगर सामने वाले ने कुछ गलती की है तो कौन लेवल होगा, आउटसाइडर लेवल होगा। इतना तो आप जानते हैं, यानी कि अगर आउटसाइडर को इंटरनल अफेयर्स के बारे में नहीं पता तो आउटसाइडर लेवल नहीं होगा, लेकिन अगर आउटसाइडर को पता है तो आउटसाइडर लेवल होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है कि क्या हुआ कि आर्टिकल में कंपनी क्लियरली डिस्क्लोज कर चुकी है, क्या डिस्क्लोज कर चुकी है कि किसके पास कितना पावर है। एक पब्लिक कंपनी थी, ये डिस्क्लोज कर रही कि देखिए भाई इतना इतना पैसे वो ले सकते हैं। अब अगर आपने उसको एडवांस दे दिया, ठीक है ज़्यादा दे रखा है, और कंपनी बोल रही कि नहीं ऐसा रिजोल्यूशन मेरे पास नहीं था, यानी कि जो रिजोल्यूशन था वो सब कुछ मेंशन था आर्टिकल में, और आपने आर्टिकल को देखकर इग्नोर किया, फिर भी आप 25 लाख दे दिए तो आप लेबल होंगे। तो वही इस केस में लिखा है कि ईजी फाइनेंस लिमिटेड जिसने एडवांस दिया है द नॉलेज ऑफ द एओए ऑफ साउंड सिंडिकेट लिमिटेड, दस द कंटेंशन ऑफ द साउंड सिंडिकेट लिमिटेड इज नॉट करेक्ट। क्या लिखा है, द कंटेंशन ऑफ द साउंड सिंडिकेट इज नॉट करेक्ट। साउंड सिंडिकेट ही लोन ले रहा है ना, हाँ साउंड सिंडिकेट ही लोन ले रहा है। तो वही बात है कि अगर आर्टिकल में वो सब कुछ लिख रखा है, अब सब समझिए आर्टिकल में एमओए भी आता है एओए भी आता है, एमओए और एओए। तो एमओए और एओए में क्या फ़र्क है कि एमओए जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और एओए जो है वो इंटरनल अफेयर्स को दिखाता है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है। तो अगर साउंड सिंडिकेट लिमिटेड का जो आर्टिकल है उसमें वो बता रखा है, इसमें इंटरनल वाले में जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, कि मेरे इसके पास इतना पावर इसके पास इतने पावर है, और सामने वाले ने पेमेंट कर दिया, अब कंपनी नहीं देख रही कि नहीं नहीं इसके पास तो इतना ही पावर था, तो अब आप भी बोलेंगे आउटसाइडर कि देखो भाई तुम किसको कितना पावर दे रखे थे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मैंने तुमको पे किया
अब तुम्हारा जो मेंबर था उसके पास कितना पावर है वो मुझे थोड़ी ना पता, वो तो तुम इंटरनल अफेयर्स में लिख कर रखे, वो तो तुम आर्टिकल में लिख रखे हो, मेमोरेंडम में लिखता तब ना हम लोग जानते। तो हम लोग नहीं जान रहे थे, हमारे से वो अननोन था, हम लोग के पास कोई सस्पिशियसनेस नहीं था, कोई इरेगुलरिटी का नॉलेज नहीं था कि ले सकता है इतना कि नहीं। क्योंकि ये पावर जो है तुम्हारा इंटरनली लिखा हुआ है, तो इसके लिए तुम लायबल रहो, मैं लायबल नहीं हो पाऊंगा। मतलब समझ रहे हैं, मैं लायबल नहीं हूँ, आउटसाइडर्स यहाँ पे लायबल नहीं होगा। और जो भाई साहब सामने से इंडिकेटर बोल रहे हैं कि मैं सही हूँ, मैं तुझे कुछ भी पेमेंट नहीं करूँगा, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, तो ये भाई साहब गलत बोल रहे हैं। साउंड सिंडिकेट लायबल होंगे, क्यों? क्योंकि आपने आर्टिकल में तो डिस्क्लोज कर रखा है कि किसके पास कितने पावर है। मेमोरेंडम में अगर आप डिस्क्लोज नहीं किए तो आप लायबल होंगे। अब मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, उसमें आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखा, आपने आर्टिकल में डिस्क्लोज कर रखा था सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है उसी से, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है, दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करें, डिलीवर टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया गया। फिर क्या होता है कि रजिस्ट्रार जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू कर दिया है, बट डेटेड, उसमें डेट दे दिया है से 6 जनवरी 2018, मान लीजिए डेट दे दिया है इनकॉर्पोरेशन का। ऑन दैट वेरी डे 6 जनवरी को ही क्या करते हैं वो लोग, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर देते हैं कंपनी, यानी कि अभी तक इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था, उससे पहले ही ये लोग जैसे इनकॉर्पोरेशन का मिला कि हाँ इनकॉर्पोरेट कर, देखिए कंपनी को दो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े, दो रिक्वायरमेंट होती है। पहला, एक सर्टिफिकेट आप लीजिए कि आप इनकॉर्पोरेट हैं, दूसरा कि आप रजिस्टर्ड हैं। फिर द अलॉटमेंट वाज चैलेंज दैट इट वाज मेड बिफोर द एक्चुअल इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इनकॉर्पोरेशन से पहले ही इशू ये लोग कर देते हैं, ऐसा केस इस पर किया गया। ठीक है, हाउ वुड यू डिसाइड एंड वाई, तो अब आप इस केस में क्या करेंगे? तो देखिए कंपनी सिंपल ये कहती है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वो एग्जिस्टेंस में तभी आती है जब इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाता है, यानी कि उससे पहले किए हैं तो आपको मान लिया जाएगा कि कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं था और उससे पहले अगर आपने कुछ भी किया तो आप लायबल हो जाएंगे। द कंपनी अक्वायर्स सेपरेट लीगल एंटिटी, कब अक्वायर करता है? फ्रॉम द डेट mentioned in the certificate and becomes competent to enter into the contract in its own name। जो डेट है उसी डेट के बाद या उसी डेट पर, जो डेट उस पर इनकॉर्पोरेशन का है उस दिन या उसके बाद में वो आराम से जो है किसी के साइन कर सकती है, किसी के साइन भी कोई एसेट परचेज कर सकती है, कोई भी लाइबिलिटी जो है वो इसको इनकर कर सकती है, खुद के नाम पे केस भी कर सकती है। यानी कि जो डेट मेंशन है कि आज इनकॉर्पोरेट हो गया तो आज से शुरू। दस इन द गिवन केस द कंपनी हैज एक्वायर्ड सेपरेट लीगल एंटिटी, क्यों? क्योंकि 6 जनवरी को ही तो इनकॉर्पोरेट हुआ। ये देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए किया था 6 जनवरी को, 6 जनवरी को हो चुका है इसका इनकॉर्पोरेशन, ये देखिए इनकॉर्पोरेशन हो चुका है 6 जनवरी को। तो 6 जनवरी को जब इसका इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, यानी कि अगर 6 जनवरी को अगर वो अलॉटमेंट करती है तो वो ठीक ठाक है। देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अलॉटमेंट मेड बाय द कंपनी इज वैलिड, वो वैलिड है। लास्ट क्वेश्चन है शायद, पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड एक कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुआ है इंडिया में, टोटल शेयर कैपिटल 20 करोड़ है। अब आगे देखिए 12 लाख इक्विटी एट द रेट 10, यानी कि मोर देन 50% जो है वो कौन हेल्ड कर रही है? इसके पास इक्विटी है और प्रेफरेंस शेयर्स भी है 8 लाख का, तो 12 और 8 20 लाख हो गया टोटल, और 2 करोड़ 20 करोड़ हो जाएंगे एट द रेट 100। ठीक, डिलाइट प्रोडक्ट एंड हैप्पी प्रोडक्ट दोनों जो है वो 2,50,000 और 3,50,000, यानी ऐड कीजिए कितना हो गया 6 लाख, समझ रहे हैं? 6 लाख हेल्ड करती है रेस्पेक्टिवली इन पॉपुलर लिमिटेड। तो पॉपुलर लिमिटेड जिसके पास कितना है टोटल शेयर्स देख लीजिए, 12 लाख का इक्विटी है और 8 लाख का प्रेफरेंस है, और टोटल इसमें 20 करोड़ अमाउंट है, यानी कि 20 लाख ये है और उसमें से हेल्ड कितना कर रहा है? 6 लाख ये हेल्ड कर रहे हैं। ठीक, यानी कि मोर देन 50% अभी भी इक्विटी के नहीं है, क्योंकि मोर देन 50 का मतलब क्या हुआ 6 लाख से ज़्यादा, लेकिन ये दोनों 6 लाख ही हेल्ड कर रहे हैं। ठीक, पॉपुलर अनदर कंपनी चीरफुल, एक और कंपनी है जो हेल्ड करती है 2,50,000 शेयर्स इन पॉपुलर लिमिटेड। लीजिए एक और है जो 2,50,000 पॉपुलर लिमिटेड में हेल्ड करे, यानी कि इसके जो शेयर्स हैं वो 1 2 3 लोगों के पास है। तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 5 3 850। ठीक, और इन एक क्या होता है प्रोडक्ट्स जोवियल लिमिटेड, एक जोवियल लिमिटेड है जो इन तीनों का होल्डिंग कंपनी है, तीनों का होल्डिंग। तो अगर ये तीनों का होल्डिंग है तो ये किसका होल्डिंग हो जाएगा? वो होल्डिंग हो जाएगा जो मेन कंपनी है उसका भी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आपका शेयर कैपिटल 12 लाख का है लेट अस सपोज, ठीक, और आपका लगभग 50% से मोर, अब आप खुद सोचिए ना 2 लाख ये 2 लाख ये और 3 लाख ये कितना हो रहा है 2 2 4 8,50,000 टोटल इक्विटी का। अगर हम देख रहे हैं तो इक्विटी में ज़्यादा है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को भी कंसिडर किया जाता है तो वो भी 8 लाख से। अभी भी देख रहे हैं कि टोटल 20 लाख में से
कितना टोटल हो चुका है, 8.5 लाख तक हो चुका है, यानी कि मोर देन 20% है, बट 50% अभी भी नहीं है। ठीक, तो बोल क्या रहा है कि क्या बोल रहा है कि सामने वाली जो कंपनी है वो इन तीनों का एक होल्डिंग कंपनी है। अब आप समझिए, ये इक्विटी में इतना, इसका इक्विटी में इतना और इसका इक्विटी में इतना हाथ है शेयर्स में, डायरेक्टली शेयर्स में, यानी कि सभी में। तो जोड़ दीजिए, इक्विटी है कितना, 12 लाख का, 12 लाख का इक्विटी है, 2,50,000 और 3,50,000, 2,50,000 ऐड कीजिए, 250, 255 और 3 850, 850 12 लाख से 50% से ज़्यादा है, बिल्कुल है। तो ये तीनों अगर मिल जाएँ तो इसके होल्डिंग बन जाएंगे, और इन तीनों को अगर कोई एक कंपनी जोवियल तीनों का हेड है तो इसका भी हेड है, यानी कि इसका भी होल्डिंग है। तो वही पूछ रहा है कि क्या होल्डिंग है, तो बिल्कुल होल्डिंग है। 1/2 से ज़्यादा वो हेल्ड कर रहा है तो वो होल्डिंग हो जाएगा। आप दिखा दीजिए कि हाँ 8,50,000 वो लोग हेल्ड कर रहे हैं, टोटल इक्विटी 12 लाख ही है, तो वो लोग हो गए, सामने वाले हो गए, सारे जो तीनों कंपनी थे तीनों हो गए होल्डिंग, और तीनों कलेक्टिवली हो गए होल्डिंग, और उन तीनों का जो एक होल्डिंग कंपनी था जोवियल, वो जोवियल हो गया, इनका भी होल्डिंग, किसका, पॉपुलर लिमिटेड का। यू कैन अगेन, आई एम टेकिंग योर क्वेरी, ओके नो क्वेरीज, अच्छी बात है। तो अब आप कनेक्ट भी हो सकते हैं किसी भी तरीके से, MTP RTP आपको सोल्व करना हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन, कंसेप्ट, ट्रिक्स, कुछ भी आपको पता करना हो तो आप जो है वो जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जा सकते हैं, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है t.me/30 minutes foundation, या फिर आप यूट्यूब पे उन सारे ट्रिक्स को देख सकते हैं जिसमें मैं सोल्व करके बताया हूँ कैसे ट्रिक्स एप्लीकेबल हैं। ईमेल कर सकते हैं इस पर bkptkati@gmail.com, एंड थैंक यू। अब मैं लाइव ख़त्म करूँगा क्योंकि मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ आपको।